हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज दानिश जफर और आज आप मेरे साथ हैं 8 यूनिवर्सल रूल्स की आखिरी क्लास में। ठीक है गाइस, तो हम बात करेंगे शौर्या 2.0 में एनडीए 2 2024 के लिए। और अभी तक हमने कितने रूल्स पढ़े? 7 रूल्स पढ़े हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट रूल। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने लास्ट क्लास की डीपीपी लगा ली है, और अगर नहीं लगाई है तो एक रिकॉर्डेड सेशन है, प्लीज पहले डीपीपी लगाइए, उसके बाद ये देखिए। डीपीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डेली प्रैक्टिस पेपर आपका होता है। अगर आप वो नहीं लगाते हैं तो आप हर दिन पीछे जा रहे होते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा पीछे जाए। तो प्लीज ये बैकलॉग नहीं छोड़िए, डीपीपी लगाइए, उसके बाद ही लेक्चर देखिएगा। पिछली बार का हमारा रिकॉर्डेड सेशन थोड़ा लंबा हो गया था, लगभग 1.5 आवर का। तो आज मैंने उसे कंपनसेट करने की ठानी है, देखते हैं मैं कर पाता हूं या नहीं। तो 8 यूनिवर्सल रूल पार्ट 1, 8 यूनिवर्सल रूल पार्ट 2 हमने किया। यहाँ पे हमने लगभग 5 रूल्स किए थे, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल रूल थे। यहाँ पे सिर्फ हमने 2 रूल्स किए थे, बड़े बड़े रूल थे। और आज हम करने वाले हैं अपना लास्ट रूल। तो आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे लास्ट रूल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा हैव एंड इट्स फॉर्म्स। इसी को आज आप मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर लेंगे, और साथ साथ वोकैबलरी भी हर दिन की तरह आप करते जाएंगे, जैसे आप करते हैं। 8 यूनिवर्सल रूल के साथ आपने बहुत सारी वोकैब सीखी है, आपका वोकैब रजिस्टर में खाता खुल चुका है, तो उसमें आप और भी वर्ड्स नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए फटाफट मैं आपको पढ़ाऊंगा आज विदाउट वेस्टिंग टाइम। हैव, ये आपका लास्ट रूल है। मैंने आपको बताया था हमारे पास 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। पूरी अंग्रेजी भाषा में 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। पहली ऑक्सिलरी वर्ब थी डिड, डू, डस, जो आपने रूल नंबर 2 में पढ़ी मेरे साथ, क्लास नंबर 2 में। फिर उसके बाद आपने मेरे साथ पढ़ी लास्ट क्लास में बी, इज, एम, आर, वॉज, वर। कभी आईएनजी लगती है, कभी उसके साथ कभी थर्ड फॉर्म लगती है। स्टेट ऑफ बीइंग बताती है, अवस्था बताती है। ये सारी चीजें आपने मेरे साथ पढ़ी। तो फॉर्म ऑफ बी भी आपने मेरे साथ पढ़ी लास्ट क्लास में, तो वो दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब थी। आज आप मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं लास्ट ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? जो कभी काम करेगी मेन वर्ब की तरह, और कभी काम करेगी हेल्पिंग वर्ब की तरह। ठीक है, तो हम किसकी बात करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं हैव, हैज, हैड, हैविंग, है ना। आइए जरा इनको जानते हैं, कौन कौन है ये। तो देखिए, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म, ये वाली सिंगुलर, ये वाली सेकंड भी है और थर्ड भी है, और ये वाली आईएनजी। अब मेरा बच्चा फिर से कंफ्यूज हुआ होगा, सर ये सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो याद करिए, लास्ट क्लास जब मैंने आपको बताया था, गेट पढ़ाया था, और गेट में मैंने आपको बताया था कि जो गेट होता है उसकी सेकंड फॉर्म गॉट होती है, उसकी थर्ड फॉर्म भी गॉट होती है। कभी वो सेकंड फॉर्म की तरह काम करती है, और कमबख्त कभी काम करती है थर्ड फॉर्म की तरह। समझ रहे हो? कभी सेकंड फॉर्म की तरह काम करती है, और कभी काम करती है थर्ड फॉर्म की तरह। तो हर एक वर्ब जो जो सेम होती है ना, मैंने बताया था बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होती हैं, जैसे कि किल्ड, गॉट, प्लेड, वर्कड, किक्ड, सेंट। इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। तो कैसे पहचानोगे? मैंने बताया था कि अगर इनसे पहले हेल्पिंग वर्ब है तो ये हो जाएंगी थर्ड फॉर्म, और अगर इनसे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखा है तो ये क्या हो जाएंगी? सेकंड फॉर्म, क्योंकि अकेला आदमी, 2 नंबर का आदमी अकेले घूमता है। तो इनसे कंफ्यूज मत होइए। जब भी हैड आपको दिखे और हैड से पहले कोई वर्ब है तो वो थर्ड फॉर्म, और अगर उससे पहले कोई वर्ब नहीं है तो वो सेकंड फॉर्म है। ये बताता क्या है भाई? मेन वर्ब तो बताती है एक्चुअल मीनिंग। अब सवाल ये, सर इसका मतलब क्या होता है? हैव बिल्कुल गेट जैसा है,
जब आप देखेंगे लास्ट क्लास गेट की, तो आप देखेंगे कि कितनी जगह मैंने ये भी बताया था कि गेट का मतलब हैव भी होता है। तो अगर गेट का मतलब हैव है यार, तो हैव का मतलब गेट नहीं होगा, गेट होगा। तो इसके मल्टीपल मीनिंग होते हैं। हाँ जी, कभी इसका मतलब हैव होगा, कभी इसका मतलब ऑब्टेन होगा, कभी इसका मतलब रिसीव होगा, कभी इसका मतलब डू होगा, कभी इसका मतलब अंडरस्टैंड होगा, कभी इसका मतलब ईट होगा, कभी इसका मतलब ड्रिंक होगा, है ना। और बहुत सारे मल्टीपल मीनिंग्स इसके हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये गेट जैसा है, गेट भी ऐसे था, उसके भी मल्टीपल मीनिंग थे, ये भी ऐसी है, इसके भी मल्टीपल मीनिंग है, तो इसके भी बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके मीनिंग्स की। अब फिर सवाल आया, अरे सर मुझे पता कैसे चलेगा कि कब इसका क्या मीनिंग है? तो भाई मेरे, मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, तुम एकदम भग से समझ जाओगे क्या मीनिंग है। जैसे शी हैज स्ट्रॉन्ग मसल्स, लड़की ने मसल्स बढ़िया बना रखी है, तो शी हैज, उसके पास है, वो पजेस करती है। तो हैज का मतलब क्या आ रहा है? पजेस जैसा आ रहा है, पजेसेस। ऐसे ही आपने कहा यू हैव गुड मार्क्स इन इंग्लिश, तो यहां पे भी हैव का मतलब क्या आ रहा है? ऑप्टेन या रिसीव जैसा आ रहा है, ऑप्टेन या रिसीव जैसा, यू ऑप्टेन गुड मार्क्स इन इंग्लिश, तो कोई भी दिक्कत नहीं है ना। ऐसे ही आप ये भी कह सकते हैं, लड़की कह रही है अरे मैंने अभी लंच करा है अपना, आई जस्ट हैड माई लंच, अभी लंच किया था मैंने अपना, आई एम नो मोर हंग्री। तो यहाँ पे क्या है? हैड का मतलब क्या है भाई? हैड का मतलब आ रहा है एट, अभी खाया है मैंने, तो कभी एट आ सकता है ना। कभी कभी तुम बोलते हो ना ये वाले सेंटेंस, गो एंड हैव फन, तो हैव फन का क्या मतलब है? डू फन, डू वाला सेंस दे रहा है। तो हैव एक ऐसा वर्ड है जिसके मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं। ठीक है, शी इज हैविंग गुड टाइम, बड़े मजे आ रहे हैं इसके। तो हैविंग का मतलब एंजॉयिंग, इंजॉइंग भी जैसा भी आ सकता है। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हैव से कभी कंफ्यूज मत होइए, कॉन्टेक्स्ट से उसका मीनिंग समझने की कोशिश करिए। हैव एक ऐसी वर्ब है जिसके मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं, एक से ज्यादा मीनिंग उसके हो सकते हैं। आपको पता कैसे चलेगा कि कहां पे उसका क्या मीनिंग है? ये मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको सेंस से पता चलेगा। जैसे मसल्स की बात हो रही, तो खाओगे तो नहीं मसल को, ऑब्टेन भी नहीं करोगे, पजेस करोगे, बनाओगे ना। ऐसे यू हैव गुड मार्क्स इन इंग्लिश, तो ऑब्टेन करोगे। लेकिन जब लंच की बात आ रही है तो उसका मतलब ईट जैसा आएगा। इन द सेम मैनर जब बात हो रही है किसकी, फन की, तो उसका मतलब डू जैसा आएगा। और ऐसे ही जब बात हो रही है एंजॉय करने की, टाइम करने की, तो हैविंग का मतलब एंजॉइंग जैसा आएगा। तो हैविंग एक ऐसी वर्ब है, जब भी वो मेन वर्ब की तरह काम करेगी तो मल्टीपल मीनिंग देगी, और वो मल्टीपल मीनिंग इनमें से कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हैविंग जब हेल्पिंग वर्ब होगी। तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब कभी अकेले नहीं आती, अपने साथ हमेशा और हमेशा और हमेशा और हमेशा अपने साथ एक मेन वर्ब लेती है। याद आ रहा है या भूल गए? अरे भाई याद आ रहा है या भूल गए? तो मैं आपको क्या बता रहा था? मैं आपको बता रहा था कि हैव एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ हमेशा एक मेन वर्ब लेती है जब वो हेल्पिंग वर्ब होगी। जैसे हैव है, हैज है, हैड है, या फिर हैविंग है। ये आपको कहीं भी देखने को मिल जाए तो याद रखिए, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो अपने साथ एक वर्ब लेगा, और वो वर्ब हमेशा और हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म हो। ठीक है, जैसे मैंने कहा
शी हैज सेंड द पार्सल, यू हैव invited the guests. Had they joined our club? ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन इसी तरीके के एग्जाम में मिलता है आपको। शी हैज सेंड नहीं हो सकता क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या करेंगे, सेंट। ये सेकंड भी है और थर्ड भी है, तो फिलहाल यहां पे थर्ड है, तो शी हैज सेंट द पार्सल, उसने पार्सल भेज दिया है। हैव हैज हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म। यू हैव इनवाइटिंग नहीं हो सकता, यू हैव इनवाइटेड, यू हैव इनवाइटेड द गेस्ट, तुमने गेस्ट को इनवाइट कर दिया है, तो हैव हैज हैड के साथ थर्ड फॉर्म। इनवाइटिंग नहीं हो सकता, इनवाइट्स नहीं हो सकता, इनवाइट नहीं हो सकता, सिर्फ इनवाइटेड ही होगा। ऐसे ही दे हैड ज्वाइंड, ये बिल्कुल सही है, थर्ड फॉर्म यूज हुई। तो आपने क्या सीखा, हैव हैज हैड हैविंग के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म। अब आपने देखा एक सेंटेंस मैंने आपको हैव से दिया, हैज से दिया, हैड से भी दिया, एक बचा है हैविंग। तो जरा हैविंग के साथ समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट पेज पे समझाता हूं। नेक्स्ट पेज पे याद रखिए, कभी भी अगर आपको हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म देखने को मिलता है तो ये बन जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या बन जाता है बच्चे, परफेक्ट पार्टिसिपल। हाँ भाई, तो अब परफेक्ट पार्टिसिपल का क्या मतलब है भाई, परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब है कि जब भी आपको हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म देखने को मिले ना, तो आप घबराए नहीं, ना ही इसे हल्के मिले। ऐसे समझ लीजिए, परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब है सारी कहानी बदल जाती है। अभी तक आपने जो जो यहां पे पढ़ा ना कि हैविंग के इतने, हैव के इतने सारे मीनिंग होते हैं, इसके साथ थर्ड फॉर्म लगती है जब कोई दूसरी वर्ब लाती है, अकेला आता है तो बहुत सारे मीनिंग में से कोई एक लेगा, है ना, कोई और वर्ब लगेगी तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म होगी। अब यहाँ पे कहानी बदल जाएगी, यहाँ पे आपको हैविंग का एक ऐसा मीनिंग देखने को मिलेगा जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा। तो हैविंग का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आफ्टर, हाँ जी, और थर्ड फॉर्म आपको आईएनजी का सेंस देगी। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हैविंग की जगह आफ्टर लिख लेना और थर्ड फॉर्म की जगह आईएनजी लिख लेना, मैं कह रहा हूं हैविंग के साथ आएगा थर्ड फॉर्म ही, पर सेंस आईएनजी का देगा। हैविंग का खुद का मतलब भी आफ्टर जैसा आएगा, सेंटेंस से समझ गए। जैसे मैंने कहा, हैविंग killed the rat, the eagle ate it। अब इसको मीनिंग कैसे समझेंगे आप, बड़ा आसान है। यहां पे इसका मतलब आफ्टर मान लीजिए, आफ्टर, और किलिंग का मतलब, किल्ड का मतलब किलिंग। आफ्टर किलिंग द रैट द ईगल एट इट। ये दोनों ही तरीके सही हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं, इनमें से दोनों में कोई गलती नहीं। बट एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आफ्टर लिखेंगे तो प्रेपोजिशन है। आप जानते हैं कि कभी भी अगर आपको प्रेपोजिशन मिलती है तो प्रेपोजिशन के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म लगती है, या तो वर्ब भी नहीं आएगी, आएगी तो आईएनजी आएगी, ये बात आप जानते हैं। तो आफ्टर प्रेपोजिशन है इसलिए किलिंग लिखा जाएगा, हैविंग के साथ लेकिन थर्ड फॉर्म भी लगाई जाएगी, सेंस वही आएगा। एक सेंटेंस और देखिए, हैविंग डन माई वर्क आई वेंट टू स्लीप। क्या मतलब हुआ, आफ्टर डूइंग माई वर्क आई वेंट टू स्लीप, है ना। तो यहां पे हैविंग का मतलब क्या हो जाएगा, आफ्टर, और डन का मतलब क्या हो जाएगा, डूइंग। माई वर्क आई वेंट टू स्लीप,
ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिए कि आफ्टर के बाद, क्योंकि वो प्रेपोजिशन है, आप आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। और हैविंग के बाद, क्योंकि वो हैविंग है, आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो आफ्टर के बाद आईएनजी और हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म, इस तरीके से आपको इसे यूज करना है। अब बात आती है, इस पे क्वेश्चन आता है, जरा क्वेश्चन देखिए कैसा आता है। आफ्टर हैविंग रीच दी होटल, होटल पहुंचने के बाद शी रिलैक्स फॉर सम टाइम। आज पता नहीं क्या हो रहा है यार, यहाँ खुजली खुजली हो रही है। अब पता नहीं उल्टे हाथ में खुजली होती है तो किसी के रैप्टा पड़ता है या पैसा आता है, पता नहीं। पैसा वैसे तो हमारे पास एक ही जगह से आता है, बस पीडब्ल्यू से ही आता है। सैलरी अभी बहुत दूर है आनी, अभी तो जो आई थी वही उड़ा पाए हैं। लेकिन इतनी खाज कैसे हो रही है समझ नहीं आ रहा है आज हाथ में। भाई बिल्कुल ही खाज हो रही है और सिर्फ एक ही जगह पे हो रही है, पता नहीं कैसे हो रही है। चलो खैर, सेंटेंस तुम्हारे सामने, इसे गौर से देखो और देखो क्या तुम्हें कोई गलती लग रही है। जरूरी नहीं है कि इसमें कोई गलती हो। ठीक है, तो देखिए कह रहा है आफ्टर हैविंग रीच्ड। जो समझदार बच्चे होंगे वो समझ गए होंगे कि यहाँ पे आफ्टर की जरूरत ही नहीं है भाई, क्योंकि हैविंग का मतलब तो अपने आप में आफ्टर है और रीच्ड का मतलब रीचिंग है। तो आप ये थोड़ी बोलेंगे आफ्टर आफ्टर रीचिंग, तो पहले वाला आफ्टर काट देंगे। ऐसा एरर आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपको हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म मिले तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है, जहां पे हैविंग का मतलब आफ्टर जैसा आता है और जो थर्ड फॉर्म है वो आईएनजी का सेंस देती है। हैविंग के साथ लगेगी थर्ड फॉर्म ही, सेंस आईएनजी का देगी। हैविंग का मतलब आफ्टर होगा लेकिन लिखा हैविंग ही जाएगा। या तो आप हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगा देंगे या फिर आफ्टर के साथ आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, दोनों ही तरीके ठीक है लिखने के, ठीक है। पर यह तरीका ठीक नहीं है कि आप आफ्टर भी लिख दें और हैविंग भी लिख दें और थर्ड फॉर्म भी लिख दें, या फिर आफ्टर के साथ आप थर्ड फॉर्म लिख दें। जैसे आपने लिख दिया आफ्टर डन माई वर्क, तो भाई ये नहीं हो सकता, क्योंकि आफ्टर क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती। क्लियर है, मजेदार है। अब एक क्वेश्चन देता हूं और मुझे बताइएगा इसमें कोई गलती है तो। सेंटेंस आपके सामने 5 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए अगर कोई गलती लगती है इसमें। हैविंग प्रमोटेड क्या मतलब हुआ, आफ्टर प्रमोटिंग, आफ्टर प्रोमोटिंग, प्रमोट करने के बाद शी थैंक द बॉस, मतलब पहले उसने प्रमोट किया फिर बॉस को थैंक किया। ये बात कुछ समझ में आ रही है, प्रमोट किया और बॉस को थैंक किया, डज नॉट मेक सेंस। आफ्टर प्रमोटिंग नहीं हो सकता है ना। आफ्टर प्रमोटिंग का मतलब है प्रमोट करने के बाद उसने बॉस को थैंक किया, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा इस बात का। तो आप क्या करेंगे ऐसे सेंटेंसेस में, आप क्या करते हैं, आप भाई एक बीन बजा देते हैं, बीन। अब बीन बजते ही ये रहा फॉर्म ऑफ बी और ये रहा थर्ड फॉर्म, तो ये क्या बन गया, ये बन गया पैसिव, समझे।
अब क्या मतलब है, अब इसका मतलब है इसने प्रमोट नहीं किया, इसको प्रमोट किया गया है। हैविंग बीन प्रमोटेड, प्रमोट किए जाने के बाद शी थैंक द बॉस, तो उसने बॉस को थैंक किया, सेंटेंस सही हो गया। अभी इसने प्रमोट नहीं किया, इसको प्रमोट किया गया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ये हैविंग, हैविंग की जगह अब आफ्टर से बना के दिखाता हूं, आफ्टर बीइंग प्रमोटेड, प्रमोट किए जाने के बाद। तो आफ्टर बीइंग प्रमोटेड लिखो या हैविंग बीन प्रमोटेड लिखो, एक ही बात है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर फंसता है, इसलिए मैंने ये सब आपको पढ़ाया, क्योंकि ये पढ़ा रहा था। हैव इसलिए पढ़ाया, हैज इसलिए पढ़ाया क्योंकि यहां तक पहुंचाना था। अगला सेंटेंस देखो, हैविंग बीन वर्कड शी वेंट टू स्लीप। सेंटेंस देखिए दिमाग से ध्यान लगा के और मुझे बताइए अगर आपको इसमें कोई गलती लगती है। देखिए हैविंग का मतलब है आफ्टर, है ना, आफ्टर, और बीन का मतलब हो जाएगा बीइंग। आफ्टर बीइंग वर्कड का मतलब हो जाएगा काम कराए जाने के बाद, ये कोई मतलब नहीं हुआ। शी वेंट टू स्लीप, काम कराए जाने के बाद वो सो गई, काम कराए जाने के बाद वो सो गई, ये गलत है। यहां पे पैसिव की जरूरत ही नहीं है और जबरदस्ती पैसिव बना रखा है, तो इस बीन को आप उड़ा देंगे और अब सेंटेंस सही हो जाएगा। अब जैसे ही आपने बीन को उड़ाया तो सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जाएगा, आफ्टर, आफ्टर वर्किंग, अब सही हो गया, आफ्टर वर्किंग शी वेंट टू स्लीप। तो चाहे आप आफ्टर वर्किंग कहिए या फिर हैविंग वर्ड कहिए, तो बस आपको ये देखना है कहां पे बीन आना है, कहां पे नहीं आना है। पैसिव बन रहा है तो बीन आएगा, पैसिव नहीं बन रहा तो बीन नहीं आएगा। अगला सेंटेंस फिर से देखिए, बस इतना देखना है बीन आएगा या नहीं आएगा। सेंटेंस देखिए, 10 सेकंड का टाइम। हैविंग बीन इंसल्टेड, तो फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म आपको आ गया, इसका मतलब है ये पोर्शन तो पैसिव है। कह रहा है हैविंग बीन इंसल्टेड, इंसल्ट किए जाने के बाद शी स्टार्टेड क्राइंग, उसने रोना शुरू कर दिया, तो सही तो है। अगर यहां से बीन हटा दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा आफ्टर इंसल्टिंग, इंसल्ट करने के बाद उसने रोना शुरू कर दिया। ये क्या बात हुई, खुद ही इंसल्ट कर रही है, खुद ही रो रही है, पागल लड़की थोड़ी है। तो आप क्या कहेंगे यहां पे, इसका मतलब है आफ्टर बीइंग इंसल्टेड, इंसल्ट किए जाने के बाद। तो आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक दो सेंटेंसेस और दिखा देता हूं। क्या कह रहा है, कह रहा है हैविंग बीन सपोर्टेड, सपोर्ट किए जाने के बाद। देखिए फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म आ गया, पैसिव हो गया। क्या मतलब हो गया, हैविंग का मतलब आफ्टर, बीन का मतलब बीइंग, सपोर्टेड ऐसे ही रहेगा। हैविंग बीइंग सपोर्टेड, सपोर्ट किए जाने के बाद ही क्रैक्ड द एग्जाम, बिल्कुल सही है। अगर यहां से बीन हटा देंगे तो मतलब होगा आफ्टर सपोर्टिंग, सपोर्ट करने के बाद, मतलब किसी और ने सपोर्ट किया नहीं, उसे ही ने सपोर्ट किया, है ना। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे ना, हैविंग सपोर्टेड ही क्रैक्ड द एग्जाम, तो इसका मतलब होगा आफ्टर सपोर्टिंग, सपोर्ट करने के बाद ही क्रैक्ड द एग्जाम। तो ये ही ने ही सपोर्ट किया और ही ने एग्जाम को क्रैक किया, ये अजीब सी बात हो जाएगी। ही ने ही सपोर्ट किया मतलब मैं अपने आप को खुद सपोर्ट करूं, खुद ही क्रैक कर दूं, ये कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। ये कोई सेंस नहीं बनेगा, ग्रामर ठीक है, सेंस गलत है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा,
आफ्टर सपोर्टिंग। तो पॉइंट क्या है कि आपको ये देखना है कि कब ये पैसिव बनेगा और कब ये पैसिव नहीं बनेगा, इसी पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये आप कब देख सकते हैं, जब आप मीनिंग को ढंग से समझेंगे। आपको क्या देखना है इन वाले सेंटेंसेस में, देखिएगा कि आपको क्या देखना है कि ये सब्जेक्ट काम खुद कर रहा है या इस पे किया जा रहा है। कौन सा सब्जेक्ट, ये एक सब्जेक्ट है ना, ये काम खुद कर रहा है या इस पे किया जा रहा है। आपको क्या देखना है कि ये जो सब्जेक्ट है ये काम खुद कर रहा है या इस पर किया जा रहा है। ये जो सब्जेक्ट है ये काम खुद कर रहा है या इस पर किया जा रहा है। अगर ये काम खुद कर रहा है तो सेंटेंस सही है, एक्टिव वॉइस में कोई बीन वीन नहीं बजाएंगे आप। अगर ये काम खुद नहीं कर रहा, इस पर किया जा रहा है, तो बीन बच जाएगी, सेंटेंस पैसिव वॉइस में चला जाएगा। जैसे हैविंग बीन प्रमोटेड, प्रमोट किए जाने के बाद। प्रमोट ये खुद नहीं कर सकती अपने आप को, उसे किया गया है, इसलिए आपने बीन लगाया। इसका मतलब क्या आया, आफ्टर बीइंग प्रमोटेड। समझ रहे हैं बात को, आगे बढ़ते हैं। जब आपने कहा हैविंग बीइंग वर्ड, वर्ड का मतलब हो जाए काम कराए जाने के बाद, तो शी ने किसी और से काम कराया है क्या? क्या शी ने ये काम किसी और से कराया है? नहीं, खुद किया है, इसलिए यहां पे बीन नहीं आएगा। और इसका मतलब आफ्टर वर्किंग जैसा होना चाहिए, मतलब हैविंग वर्ड लिखना चाहिए। आप आगे बढ़े, हैविंग बीन इंसल्टेड। अब ये बताओ शी ने इंसल्ट की है या शी की इंसल्ट की गई है? अरे शी ने इंसल्ट की है, शी की गई है, शी की इंसल्ट की गई है, इसलिए आप कह रहे हैं हैविंग बीन इंसल्टेड। इंसल्ट किए जाने के बाद शी स्टार्टेड क्राइंग, उसने रोना शुरू कर दिया था, है ना। अगर वो इंसल्ट करती तो रोती नहीं, इसलिए यहां पे बीन आएगा। उसने इंसल्ट नहीं करी है, उसकी इंसल्ट की गई है। ऐसे ही आपने यहां पे जाके देखा ये जो ही है, हैविंग बीन सपोर्टेड, सपोर्ट किए जाने के बाद, ही को सपोर्ट किया गया तभी उसने एग्जाम क्रैक किया। अगर आप कह देंगे हैविंग सपोर्टेड आफ्टर सपोर्टिंग, तो इसका मतलब हो जाएगा ही ने सपोर्ट किया। ये भी नहीं पता किसको किया, तो ही ने सपोर्ट नहीं किया, ही को सपोर्ट किया गया। बस इतनी सी बात है। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार क्विक रिवीजन, लास्ट रूल, रूल नंबर 8, ठीक है। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया हैव, हैज, हैड, हैविंग क्या है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है जो कभी काम करेंगे मेन वर्ब की तरह, कभी काम करेगा हेल्पिंग वर्ब की तरह। जब भी ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो बताएगा अपना एक्चुअल मीनिंग, लिटरल मीनिंग, जो मल्टीपल हैं, एक से ज्यादा हैं, है ना। ये आपने देखे, बहुत सारे मीनिंग है, इसके एग्जाम्पल भी देखे। फिर आपने देखा जब भी कोई वर्ब अगर हेल्पिंग वर्ब है तो अकेले नहीं आएगी, अपने साथ हमेशा एक मेन वर्ब लेगी। और हैव, हैज, हैड के केस में वो मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म होगी। ये रहे एग्जाम्पल, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हमेशा। फिर मैंने आपको एक और चीज पढ़ाई जिसे हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। मैंने आपको बताया अगर हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लग जाए तो परेशान मत होना। हैविंग का मतलब आफ्टर हो जाएगा, थर्ड फॉर्म का मतलब आईएनजी जैसा देगा। हैविंग के साथ लगेगा थर्ड फॉर्म ही, सेंस आईएनजी देगा। अगर आफ्टर आया तो उसके साथ आईएनजी लगेगा, क्योंकि आफ्टर एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है। और मैंने आपको लिख के भी दिखाया, चाहे बेटा ऐसे लिख ले, 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 दोनों ही केसेस में सारी कहानी सही है। लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते, आफ्टर भी लिख रहे हो और हैविंग भी लिख रहे हो और उसके साथ थर्ड फॉर्म भी लगा रहे हो, क्योंकि हैविंग का खुद का मतलब आफ्टर हो जाता है, तो उसके साथ एक और आफ्टर नहीं आएगा। फिर हम आगे बढ़े और हमने देखा कि ये पैसिव भी बन जाता है। हाँ जी, यहां पे मैंने आपको बताया कब बीन लगेगा और कब नहीं लगेगा। जब ये वाला सब्जेक्ट ये वाला काम करेगा नहीं, इस पे किया जाएगा तो बीन लग जाएगा, पैसिव बनेगा। जैसे ही ने प्रमोट किया ना, ही को किया गया इसलिए बीन लगा। शी ने काम किया, यस, इसलिए बीन नहीं लगा। यहां पे शी ने इंसल्ट किया, शी को इंसल्ट किया गया, शी ने इंसल्ट नहीं किया, शी को इंसल्ट किया गया इसलिए बीन लगा। शी इंसल्ट करती तो बीन नहीं लगता। ठीक है भाई। ऐसे इस वाले में आपने देखा कि ही ने सपोर्ट किया, ही को सपोर्ट किया गया, ही ने सपोर्ट किया। और इस तरीके से आपको एक्टिव और पैसिव फॉर्म्स भी इसकी समझ में आ गई। पैसिव की एक पहचान, फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म। और ये थे हमारे 8 यूनिवर्सल रूल्स। तो भाई मुझे उम्मीद है सब एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ आ गया होगा, है ना। तो अभी हम सीधे क्वेश्चंस की लहर पे चल सकते हैं। लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चंस। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 1। देखिए रिकॉर्डेड क्लास है तो सिर्फ 5 सेकंड में आपको दूंगा। जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखे आप मुझे पॉज कर दीजिए, पॉज करने के बाद उसका आंसर लगाइए। इतनी देर में
फिर जब आप मुझे अनपॉज करेंगे, रिज्यूम करेंगे वीडियो को, तो मैं पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा। ठीक है, ऐसे ही चलेंगे आप। देखो, इवन इफ ही हैड बीन ड्राइविंग मोर स्लोली, अगर वो ड्राइव कर भी रहा होता और हल्के, इट वुड हैड, भाई वुड के साथ हैज आता है क्या कभी? हैव। ये मॉडल है, मॉडल के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, प्लूरल वाली। क्वेश्चन धराशाही, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सेकंड है, क्वेश्चन देखते ही मुझे पॉज कर दीजिए और क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन कहता है ऑल ऑफ अस सरप्राइज, हम सबने सरप्राइज कर दिया, टू सी एन ओल्ड मैन, हम सबने सरप्राइज कर दिया एक ओल्ड मैन को देख के। अबे सरप्राइज किसको किया? ऑफ 60 टेकिंग पार्ट इन द मैराथन हेल्ड। ओहो, सेंटेंस एक्टिव में बना हुआ है, बनाना है पैसिव में। सो ऑल ऑफ अस वर सरप्राइज्ड, ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में भी कराया था। ऑल ऑफ अस वर सरप्राइज, हम सब सरप्राइज हो गए, किसको देख के? एक बूढ़े आदमी को देख के जो मैराथन में पार्ट ले रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है श्रेया इज अ नाइस गर्ल, श्रेया भाई बड़ी अच्छी लड़की है। शी हैज नेवर मिसबिहेव्ड, बताया ना, हैव हैज हैड के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। कहानी खत्म, क्वेश्चन धराशाही, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेकंड के क्वेश्चन हैं ये। इट इज 7 AM, कह रहा है सुबह के 7 बज गए। अब प्रियंका हैज नाउ वोकन, वेक फर्स्ट फॉर्म, वेक, वोक, वोकन, तो ये थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड और ये फर्स्ट फॉर्म, किसी को जगाने के लिए। सो 7 बज गए, नाउ प्रियंका हैज नॉट वेकन अप येट, अब तक नहीं उठी है, तो थर्ड फॉर्म आप इसके साथ लगाएंगे। याद रखिए, हैव हैज हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म। ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में फंसते हैं और मैंने आपको पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस कराए हैं। अगला देखिए, हैविंग सीन, हैविंग सीइंग नहीं होगा, हैविंग सीन हिम वर्क, क्योंकि हैविंग के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म है ना, तो हैविंग के साथ आईएन थोड़ी जाती है। तो आफ्टर सीइंग हिम वर्क, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज के क्वेश्चंस आपको बहुत आसान लगने वाले हैं क्योंकि आपने लगभग सारे ही रूल पढ़ लिए। तो शुड वी मीट, भाई जब भी मैट होता है और शुड वी मीट होता है, मैट नहीं होगा, मीट। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि शुड मॉडल है, मॉडल के साथ कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, पढ़ चुके हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कह रहा है हैविंग सेलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप, मतलब आफ्टर सेलेक्टिंग, क्या मतलब हुआ इसका? आफ्टर सेलेक्टिंग फॉर द स्कॉलरशिप, किसी को सेलेक्ट किया है स्कॉलरशिप के लिए। व्हाट आर योर एकेडमिक, ओहो किसी को नहीं, इसी की बात हो रही है, योर एकेडमिक गोल्स फॉर अपकमिंग सेमेस्टर। तो आफ्टर सेलेक्टिंग नहीं होगा, आफ्टर सेलेक्टिंग नहीं होगा, हैविंग बीन सेलेक्टेड। क्यों? हैविंग का मतलब आफ्टर, बीन का मतलब बीइंग, और सेलेक्टेड का मतलब सेलेक्टेड। तो आफ्टर बीइंग सेलेक्टेड या हैविंग बीन सेलेक्टेड, पैसिव में जाएगा ये, पैसिव में। सेलेक्ट किए जाने के बाद,
स्कॉलरशिप पे व्हाट आर योर एकेडमिक गोल्स, अगर तुम्हें सेलेक्ट किया जाता है स्कॉलरशिप के लिए तो तुम्हारे एकेडमिक गोल्स क्या होंगे? आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, CCTV footage showed that the thief had broke, अरे have has had के साथ कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, तो broken है ना। thief has broken the lock, उसने ताला तोड़ा था। B is the correct answer, क्योंकि have has had के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म गलत है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, यहां पे आप कुछ मेरे साथ नया सीखने वाले हैं। मैंने आपको बताया था हैज का मतलब, हैव का मतलब, हैड का मतलब गेट भी होता है, और ये भी ना पॉजिटिव की तरह काम कर सकता है। तो शी हैज हर ड्रेसर, हर हेयर ड्रेसर डाई हर हेयर एवरी वीक, इसमें नो एरर जाएगा डी। इसे जरा गेट से बनाते हैं, शी गेट्स हर हेयर ड्रेसर टू डाई हर हेयर। सही बना। क्या सीखा था आपने? गेट आया, गेट के साथ पर्सन आया, प्लस टू लगा के फर्स्ट फॉर्म आ गई डाई, है ना। जब हैव के साथ भी ऐसी कंडीशन आती है, कॉजेटिव होता है। ये किसका केस है? कॉजेटिव का। तो भाई हैव भी पॉजिटिव हो सकता है। तो अगर हैव पॉजिटिव होगा और हैव के साथ तुम्हें पर्सन देखने को मिलेगा, तो याद रखिए टू लगा के फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, सीधे फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। जैसे द टीचर हैज द स्टूडेंट्स कंप्लीट द होमवर्क। करवाया, टीचर ने होमवर्क बच्चों से कंप्लीट करवाया। तो देखो यहां पे हैज आया, यहां पे पर्सन आ गया, यहां पे सीधे फर्स्ट फॉर्म, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। एक और सेंटेंस देख लो, आई हैव माई ब्रदर हेल्प मी इन बिजनेस। अगर मैं ये गेट से बनाता तो मैं कहता आई गेट माई ब्रदर टू हेल्प मी इन बिजनेस। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। ऐसे ही आपने ये सेंटेंस बनाया, शी हैज हर हेयर ड्रेसर पर्सन और सीधे फर्स्ट फॉर्म, हैज प्लस पर्सन सीधे फर्स्ट फॉर्म। तो पर्सन के केस में हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म लग सकती है। तो याद रखिए ये एक्सेप्शन है, नहीं तो आप हमेशा हैव हैज हैड के साथ कौन सी फॉर्म लगवा रहे हैं? थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। एक एक्सेप्शन है जब हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कब? कि अगर हैव हैज हैड के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देखने को मिल जाती है, तो ये कब होगा? जब हैव पॉजिटिव होगा, गेट की तरह काम कर रहा होगा। तो गेट के साथ टू लगा के फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसके साथ सीधे फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मल्टीपल एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, डी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगला देखिए, अब देखो यार, नीड एक मॉडल है, तो मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती ना, स्पेंड बोलोगे, यू नीड नॉट स्पेंड, तो SPEND ये फर्स्ट फॉर्म होती है। ये जो इसकी स्पेंड है ना, ये थर्ड फॉर्म है, या सेकंड कह सकते हो। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म स्पेंड। बी इज द करेक्ट आंसर, इट शुड बी फर्स्ट फॉर्म। सो यू नीड नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन प्रेजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कह रहे हैं हैविंग बीन वर्कड हार्ड फॉर 2 years ही पास द टेस्ट। तो यहां पे फिर वही बात हो रही है कि जो ही है ना, इससे काम करवाया गया।
हैविंग भी मतलब इसने करवाया किसी से, तो इसने किसी और से काम करवाया, क्योंकि ये पैसिव है। फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म मतलब ये किसी और से काम करवा रहा है, इस पे काम किया जा रहा है। हैविंग बीन वर्कड हार्ड, इस काम कराए जाने के बाद 2 साल तक इसने पास कर लिया टेस्ट, गलत हो गया ना, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ बीन उड़ा देंगे। ये सेंटेंस एक्टिव में नहीं बनेगा, पैसिव में नहीं बनेगा, एक्टिव में बनेगा। हैविंग का मतलब आफ्टर जैसा होगा, वर्कड का मतलब वर्किंग जैसा होगा। सो आफ्टर वर्किंग हार्ड, काम करने के बाद, मेहनत करने के बाद, फॉर 2 years ही पास दी एक टेस्ट। आंसर इज ए। तो हैविंग वर्ड मतलब आफ्टर वर्किंग। अगला क्वेश्चन, कैन यू हेल्प नहीं हो सकता, कैन यू हेल्प, कैन यू हेल्प है ना, क्योंकि मॉडल है, मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। सब पड़ा हुआ है आपका, दिमाग लगा के करिए, ये क्वेश्चन एकदम से हो जाएगा। अब देखिए, अगर आप यहां पे कहते हैव की जगह अगर आप गेट कहते, दे गेट देयर लॉयर टू रिव्यू, तो ये सही होता। पर हैव है ना, तो हैव के साथ अगर आ जाता है पर्सन, तो दे हैव देयर लॉयर, और ये लॉयर से ही काम करा रहा है, तो सीधे रिव्यू कहेंगे, सीधे रिव्यू। ये TO2 नहीं आएगा, क्योंकि हैव के साथ TO2 नहीं लगता जब वो पॉजिटिव होता है। आप उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये बड़ा आसान था। हैव के साथ सीधे आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी थी, रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपनी हैज इट्स प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर ओवरसीज। अब देखो यहां पे क्वेश्चन जानबूझ के डाला है मैंने, इसलिए कि तुम कंफ्यूज ना आ जाओ, कंफ्यूज ना हो जाओ। ये पर्सन नहीं आया तो क्या करेंगे, द कंपनी हैज इट्स प्रोडक्ट्स, तो इट्स प्रोडक्ट्स तो पर्सन नहीं है ना, तो सीधे मैन्युफैक्चर्ड करो। भाई अगर पर्सन होता तभी तो फर्स्ट फॉर्म होती, नहीं तो हमेशा थर्ड फॉर्म। एक ही एक्सेप्शन है हैव का, जब पर्सन होगा, नहीं तो हमेशा थर्ड फॉर्म। तो द कंपनी हैज इट्स प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड ओवरसीज, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है आफ्टर हैविंग रिसीव्ड। हो गई ना, हो गई बदतमीजी शुरुआत में ही। तो हैविंग का मतलब क्या है, आफ्टर, और रिसीव्ड का रिसीविंग, तो इट शुड बी आफ्टर रिसीविंग, है ना, तो आफ्टर नहीं आएगा, है ना। आफ्टर रिसीविंग द चेक दे साइन द डील, चेक रिसीव करने के बाद उन्होंने डील साइन कर दी, तो बस आफ्टर नहीं आएगा। आंसर इज ए। एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन आज ही मैंने आपको कराया है, नोट्स में देखिए, क्लियरली समझ आ जाएगा। हाँ भाई, तो लास्ट क्लास में आपने करे थे सिनोनिम्स, आज आपको लगाने हैं एंटोनिम्स, ऑपोजिट इन द मीनिंग, नियरली ऑपोजिट इन द मीनिंग। चलिए, एंजेलिक क्या होता है, व्हाट इज एंजेलिक? एंजेलिक होता है समथिंग रिलेटेड टू सम एंजल, एंजेलिक, मैजिकल, प्योर भी कह सकते हो, अच्छा लगे ना, सूदिंग। इसका उल्टा हो जाएगा डायबॉलिकल, इविल, एल्विश। तो इविल, एल्विश, डायबॉलिकल, इन सब का मतलब होता है शैतानी, सैटेनिक, कुछ ऐसा जिसके अंदर शैतान, भूत, पलीत, ऐसा कुछ हो। अच्छा, मैग्नानिमस, मैग्नानिमस, मैग्नानिमस का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो दूसरों को बहुत कुछ दे सकता हो, फिलिंथ्रोपिक, जेनरस, बेनेवलेंट, काइंड, दयालु, अपनी चीजें दूसरों को दे देता है, उदारता जिसके अंदर बहुत ज्यादा है। तो जेनरस का सिनोनिम हो जाएगा मैग्नानिमस। ठीक है। क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब होता है सीरियस, ग्रिम,
सीवियर। तो सीवियर, सीरियस, क्रिटिकल, ग्रिम, इन सब का मतलब क्या होता है? जो हल्के में ना लिया जाए, सीरियस हो। आंसर हो गया सी। उल्टा बताना था क्योंकि उल्टा। हॉटीनेस क्या होता है? हॉटीनेस, हॉटी कौन होता है? HAUGHTY। हॉटी का मतलब क्या होता है? एरोगेंट, कंसीइटेड, बम्शियस, ओपिनियनेटेड। ये सब कौन होते हैं? घमंडी होते हैं, सारे के सारे घमंडी होते हैं। प्राउड। तो हॉटी, एरोगेंट, कंसीटेड, बम्शियस, ओपिनियनेटेड, प्राउड, सब के सब घमंडी है। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एफेबिलिटी। हॉटीनेस एफेबिलिटी, क्योंकि एफेबल क्या होता है? एफेबल इज फ्रेंडली, कैंडेड, फ्रेंडली, कैंडेड, एफेबल, एमिएबल, एमिनेबल, जो बात भी मान जाए, सुन ले दूसरे वाले की, एफेबल होता है। अनस्किल्ड तो आप जानते ही हैं, जिसके पास कोई स्किल नहीं हो। तो आप स्किलफुल के लिए सिनोनिम लिख सकते हैं, डेक्स्ट्रस, स्किलफुल, एड्रॉइट, ये सारे के सारे स्किलफुल होते हैं। अच्छा जी, एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? मैंने एक वर्ड आपको कराया था पिछली क्लास में, रेच, है ना, मनहूस। याद है आपको? लास्ट क्लास में कराया था। सॉरी। याद है? रेच। तो आप इसे उसी में लिख सकते हैं। एड्यूस का मतलब होता है कोट करना, साइट करना, कोई एग्जाम्पल देना। कोट एन एग्जाम्पल, साइट एन एग्जाम्पल, एलिसिट एन एग्जाम्पल। तो एड्यूस, कोट, साइट, एलिसिट, चारों सिनोनिम हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा ए। 10+ वर्ड, 10 to 15 वर्ड्स आपको यहां पे मिले। व्हाट इज बेलो? बेलो का मतलब क्या होता है? जो स्क्रीम होती है, जोर की आवाज, साउंड होती है यूजुअली अनप्लेजेंट। अक्सर जो बफेलो होती है ना, उसकी साउंड को भी कहते हैं बेलो करना, रंभाना, जो गाय रंभाती है ये। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा विस्पर। विस्पर का मतलब होता है बड़ी हल्की आवाज, कान में बात करना। इस विस्पर मतलब वेरी स्लो या लो साउंड। अच्छा जी, स्ट्यूपर का क्या मतलब होता है? स्ट्यूपर का मतलब होता है जब आप सरप्राइज हो जाएं। डाउन आपको पता है। और टाउट क्या होता है? टाउट का मतलब होता है बेसिकली किसी को प्रेस करना, फ्लैटर करके। प्रेज या फ्लैटर, टाउट। जैसे तुमने किसी का, अरे यार तुम्हारा तो रौला है, तुम तो रौला काट दोगे यहाँ पे, जबरदस्त कर दोगे, अरे तुझे कोई चिंता करने की जरूरत है? भाई तेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा? तू है ही इतना जबरदस्त, है ना। किसी को तार पे चढ़ाना, है ना, किसी के बारे में तारीफ इसलिए करना, बेसिकली उसको रिझाने के लिए या उसको कहीं कुछ करवाने के लिए उससे, दैट इज कॉल्ड टाउट। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। उल्टा वर्ड बताना था, विस्पर। इनइक्विटी क्या होता है? देखिए, इनइक्विटी का मतलब है जब बराबरी ना हो। तो इनइक्विटी बेसिकली इनजस्टिस, अनफेयरली,
सो इनइक्विटी, इनजस्टिस, अनफेयरली, या फिर लॉलेसनेस, एनार्की, है ना, अराजकता। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? लॉ, रूल, सिंपल। इलीगल, नॉट परमिटेड। और स्लैंडर और लाइबल का मतलब क्या होता है? किसी पे लांछन लगाना, झूठा लांछन लगाना, लाइबल करना, किसी को स्लैंडर करना। ठीक है, तो लाइबल, स्लैंडर, डिफॉर्मेशन, कल्यूमनी, या फिर स्लर, स्मीयर, लांछन लगाना, किसी का करेक्टर असैसिनेशन करना। मतलब किसी पे लांछन लगाना। तो स्लैंडर, लाइबल, डिफामेशन, कलिमनी, ठीक है, स्लर, स्मीयर, सबको एक जगह लगेंगे, सारे के सारे लांछन है। 10-12 वर्ड मिले हैं, इंपॉर्टेंट वाले नोट जरूर करिएगा। प्री डायलेक्शन क्या होता है? व्हाट इज प्री डायलेक्शन? प्री डायलेक्शन इज बेसिकली एक्लिविटी, प्रोक्लिविटी, इंक्लिनेशन, किसी चीज की तरफ तुम्हारा लगाव, झुकाव, किसी चीज की तरफ बड़ा मन जाता है तुम्हारा, है ना, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग कह सकते हो, प्री डायलेक्शन, है ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एवर्जन। एवर्जन का मतलब क्या होता है? हेटरेट, हेट, डिस्पाइस, डिटेस्ट, लोथ, एंटीपैथी, एंटागोनाइज, ये सारी की सारी नफरतें। ठीक है, तो ऑब्लिवियन कौन होता है? फॉरगेटफुल, भुलक्कड़ जिसे आप कहते हैं, भुलक्कड़ है, भूल गया, चीजें भूल जाता है, ऑब्लिवियन है, फॉरगेटफुल। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्ट से बना है, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है किसी चीज को ऑब्जेक्ट बनाना, उसकी ऑब्जेक्टिविटी होना। और डिफीट तो आप जानते हैं, डिफीट का मतलब क्या होता है? एक वर्ड और लिख लीजिए, रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब है पीछे खदेड़ देना, हरा देना। तो आंसर इज सी। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 प्लस सिनोनिम यहां भी मिल गए आपको। और ये थी हमारी आज की क्लास। तो भाई मैंने आपसे वादा किया था कि क्लास जल्दी खत्म करूंगा, अबे यार तब भी कोई बात नहीं, 1 घंटा तो लग ही गया। फिर भी आपकी लगभग 1.5 घंटा क्लास चलती है, रिकॉर्डेड वाली, वो नॉन रिकॉर्डेड जो होती है लाइव। तो ये रिकॉर्डेड वाली 1 घंटा आपका काफी सुधर गया। खैर, अभी हमने क्या क्या बात करी यहाँ पे? ऑल रूल्स कर लिए हमने, ऑल 8 रूल्स आज खत्म हो गए। ठीक है, आज हमने हैव एंड इट्स फॉर्म्स को बढ़िया से पढ़ा, साथ में बहुत सारी वोकैबुलरी करी, अराउंड 30 वर्ड्स वोकैबुलरी के भी अपने रजिस्टर में हम नोट करके जाएंगे। ठीक है, तो मुझे जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। एक बार डीपीपी और लगा लेते हैं इसकी फटाफट। 8 यूनिवर्सल रूल की है, आते ही होंगे सारे। एज अ गेम ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड इट्स प्रिडिक्शन ऑफ फेट एंड पर्सनैलिटी, कैन के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म बी, मॉडल है, सी इज द करेक्ट आंसर, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म। दे गॉट देयर डोर, गॉट, पर्सन, पेंटेड, है ना। गॉट, गेट के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म। अगर पर्सन, अगर थिंग दे रखी है, गेट प्लस थिंग प्लस थर्ड फॉर्म, याद रखिए। आई लुक फॉरवर्ड टू, गिव इन टू, टेक इन टू के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म। सो आई लुक फॉरवर्ड टू ग्रीटिंग यू। कॉन्टिन्यूअस हैवी रेनफॉल, मे फर्दर, मे के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो इट शुड बी वर्सन। वर्सन फर्स्ट फॉर्म होती है। ये वर्स जो है ना एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नहीं चाहिए बेटा, वर्ब चाहिए, तो इट शुड बी वर्सन फर्स्ट फॉर्म। इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो वर्सेंड है, और थर्ड फॉर्म भी वर्सेंड होगी, तो परेशान नहीं होइएगा इससे। वर्सन इज सेकंड फॉर्म, वो फर्स्ट फॉर्म।
हैविंग कलेक्टेड मतलब आफ्टर कलेक्टिंग द मनी दे स्टार्टेड मूविंग टू अनदर हाउस। आफ्टर कलेक्टिंग दी मनी तो सही तो है, आफ्टर कलेक्टिंग दी मनी दे स्टार्टेड मूविंग टू अनदर हाउस, कोई गलती नहीं है, डी इज द करेक्ट आंसर। बीन नहीं आएगा, अगर आप कहेंगे हैव बीन कलेक्टेड तो उसका मतलब कलेक्ट किए जाने के बाद पैसा, तो दे से कलेक्ट हुआ है ना, दे से थोड़ी, देने कलेक्ट किया है, कोई गलती नहीं है। शी वॉज अ पैम्पर्ड रिच किड हु ड्रिवन, थर्ड फॉर्म ऐसे नहीं आती, हमेशा थर्ड फॉर्म से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आती है। हु वॉज ड्रिवन, अब ये पैसिव हो गया, जिसको ले जाया गया स्कूल एक लिमोजीन में, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, वॉज ड्रिवन, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, थर्ड फॉर्म, तो वॉज आना चाहिए। द एक्टर थैंक्ड हिज फ्रेंड, फॉर के साथ, फॉर प्रेपोजिशन है, हमेशा आईएनजी फॉर्म, आज भी पढ़ाया है, पहले भी पढ़ाया है कि प्रेपोजिशन के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म, फॉर सपोर्टिंग। आई एम करंटली वर्कड, मुझे करंटली काम किया जा रहा है, आई एम करंटली वर्किंग, आई एम करंटली वर्किंग, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे ऑल गैंग्ड अप टू ट्राई एंड गेट हिम टू चेंज, टू चेंज क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाया था गेट प्लस पर्सन प्लस टू लगा के फर्स्ट फॉर्म, यही तो बताया था आपको, पॉजिटिव है ये। आई सीन, थर्ड फॉर्म ऐसे नहीं आती है अकेले, बताया था ना, सेकंड फॉर्म तो आ सकती है, तो या तो कहोगे आई सॉ, वो बढ़िया हो जाएगा, या फिर आई हैव सीन, दोनों सही हो जाएंगे, या तो आई सॉ कहोगे मैंने देखा था, या आई हैव सीन कहोगे, दोनों सही है। चलो ईडीएम फ्रेज भी लगा लेते हैं कुछ। डॉग इन मैंगर का मतलब होता है एक ऐसा आदमी, मतलब कुत्ता एक ऐसी जगह पे गिर गया जिसमें खाना होता है, उसे मैंगर बोलते हैं। अब ये खाना खुद तो खा नहीं पा रहा क्योंकि वो जगह बड़ी छोटी है, मतलब ऐसे मुंह इसका नीचे जाएगा नहीं, पर किसी और को भी उसमें हाथ नहीं डालने देगा, उसे कहते हैं डॉग इन मैंगर, अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉयिंग व्हाट ही कैन नॉट डू। सी, या तुमने आंटियां देखी होंगी आजकल की, वो तुमने देखा होगा ना, लड़के लड़कियां हाथ पकड़ के जाते हैं, आंटियां बड़ी गंदे गंदे मुंह बनाती हैं, उनको लगता है हम तो ऐसे कभी घूमे नहीं थे, हमें तो यही पति मिला था, शादी से पहले ही गंजा था, उसके बाद तो वैसे भी कुछ नहीं बचा इसमें, इसको मिल रहा है इतना हैंडसम लड़का, बाइसेप्स बाहर, कंधे बाहर, ऐसी लड़की है अवारा। तो ये क्या होता है? डॉग इन मैंगर। ठीक है, अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम एंजॉयिंग व्हाट ही कैन नॉट डू। सो प्लीज डोंट बी डॉग इन मैंगर, एंजॉय योरसेल्फ। फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब क्या? साड़ी की फॉल को बोलते हैं फ्रिंज, फॉल होती है बाद में लगी होती है, फ्रिंज बॉर्डर, फ्रिंज। तो एडिशनल बेनिफिट्स सैलरी के अलावा, जैसे कंपनी से कूपन्स मिल गए तुम्हें, ठीक है, अमेजन के, या फिर कुछ भी मिल गया, बोनस मिल गया, तो फ्रिंज बेनिफिट्स, एडिशनल बेनिफिट्स अपार्ट फ्रॉम सैलरी। बर्न अ होल इन दी पॉकेट का मतलब है भैया इसने तो पॉकेट के अंदर होल जला रखा है, जेब में पैसा रुकता ही नहीं है। बर्न अ होल इन दी पॉकेट का मतलब है इधर आया उधर गया, इधर आया उधर गया। बर्न अ होल इन दी पॉकेट का मतलब है मनी स्पेंड क्विकली। ही हैज बर्न्ड अ होल इन दी पॉकेट एंड ही कैन नेवर सेव मनी, पैसा बचा ही नहीं सकता, आते ही उड़ा देता है। इन लिम्बो, लिम्बो का मतलब है कि तुम कंफ्यूज्ड हो, यू आर अनेबल टू डिसाइड वेदर इट इज सर्टेन और नॉट, इन अनसर्टेन कंडीशन मींस इन लिम्बो। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई एम इन लिम्बो वेदर टू गेट मैरिड और नॉट, भाई मुझे नहीं पता मैं शादी करूंगा या नहीं करूंगा, अनसर्टेन कंडीशन। प्ले ट्रूएंट, ट्रूएंट कौन होता है? भगौड़ा, कहां से भाग जाए? स्कूल से भाग जाए। तो टू बी एब्सेंट फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, मतलब पापा मम्मी ने स्कूल भेजा और ये स्कूल पहुंचा ही नहीं, तो इसे कहते हैं प्ले ट्रूएंट। यू आर नॉट सपोज टू प्ले ट्रूएंट इफ यू वांट टू स्कोर गुड इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन, इफ यू वांट टू स्कोर वेल इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन। अब क्या कह रहा है ये? अच्छा, सिनोनिम बताना है, तो शडर्ड का मतलब कांप जाना, ट्रेम्बल्ड, शेक, ए इज द करेक्ट आंसर। इमोलेट, बर्न कर देना, बेसिकली इसका मतलब होता है बर्न कर देना, जला देना। तो यहां पे सिर्फ एक ही हो सकता है, किल एज सैक्रिफाइस,
मार देना, कुर्बानी के लिए मार देना, सेक्रीफाइस के लिए जला देना इज इमोलेट। फ्लैगमेटिक का मतलब होता है इस पे ज्यादा काम, जिस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़े, तो सिर्फ कंपोज है। द नर्स वॉज फ्लैगमेटिक, वॉज अ फ्लैगमेटिक पर्सन, मतलब साफ कर रही है जख्म, उसे फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। पर पेशेंट चिल रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक हो गया तब भी बहुत फर्क नहीं पड़ा, फ्लैगमेटिक, कंपोज्ड। लिडिकुलस, एब्सर्ड, रिडिकुलस, ए इज द करेक्ट आंसर। जॉन्टीनेस का मतलब होता है चीयरफुलनेस, बहुत ज्यादा खुश होना ना, बी जॉन्टी। जॉन्टी इज चीयरफुल, नाम ही इसका जॉन्टी है, आंसर इज बी। तो भाई ये थी हमारी आज की क्लास, ठीक है, जिसमें आपने 8 यूनिवर्सल रूल्स लगभग सारे पढ़ लिया। प्लीज इसका जो आपको हैंड आउट मिले, इसका जो भी डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर मिले, प्लीज डू गो फॉर इट, ठीक है, वो जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। और मुझे जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, रेटिंग करके भी, कमेंट करके भी। मिलता हूं मैं आपसे अपनी अगली क्लास में। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जिंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।